हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही हमने ये देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। हमने वहाँ ये भी चर्चा की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। हाइड्रोलिसिस के टुवार्ड्स उनका जो बिहेवियर होता है के बेसिस पे हमने उनको मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में डिवाइड किया था। इसके अलावा हमने उनको टेस्ट के बेसिस पे शुगर और नॉन शुगर में डिवाइड किया था और साथ ही उनको थर्ड जो कैटेगरी थी जिसमें हमने उनका जो बिहेवियर था रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, उसके बेसिस पे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो आज की इस क्लास में उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही जो मोनोसेकेराइड्स हैं, कॉमन मोनोसेकेराइड्स, उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उसमें भी हम जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं उनका कुछ बेसिक स्टडी यहाँ करें। अगली क्लास में हम ग्लूकोज जो है उसके बारे में और आगे हमारे लेक्चर को बढ़ाएंगे और ग्लूकोज जो है उनकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसकी कुछ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। तो जैसा आप सबको पता है कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या यूं कह सकते हैं कि ये सिंपल शुगर होती हैं। मोनोसेकेराइड्स हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स इन ए चेन। मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं उनमें 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं एक चेन के अंदर, जिनमें से जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो या तो टर्मिनल कार्बन C1 पर होता है या उसके जस्ट बाद वाले एडजेसेंट कार्बन पर होता है जिसको हम C2 कह सकते हैं। और हमने 12th क्लास तक की स्टडी में भी ये तो पढ़ ही चुके हैं कि जो टर्मिनल कार्बन पर अगर कार्बोनिल ग्रुप होगा तो वो हमारा ग्लूकोज उसका सिंपल एग्जाम्पल है। और ऐसे ही C2 यानी जो एडजेसेंट कार्बन पर अगर कार्बोनिल ग्रुप होता है तो उसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल जिसके बारे में हमने स्टडी कर रखी है बेसिक, वो है फ्रक्टोज। तो देखिए, इन मोस्ट कार्बोहाइड्रेट्स ईच ऑफ द रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैव ए हाइड्रोक्सी ग्रुप। लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट्स में जो अन्य कार्बन एटम्स हैं उन पर OH ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम मोनोसेकेराइड को नॉर्मली जब ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकली ड्रॉ करते हैं और उसमें जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है उसको टॉप पे रखते हैं। C1 हो या C2 हो, वो C1 पे रह जाएगा अगर ग्लूकोज जैसे केस है, अगर फ्रक्टोज जैसे केस है तो C2 पे रहेगा, लेकिन हम उसको ड्रॉ वर्टिकली करते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं, ये जो भी हमने अब तक के मॉलिक्यूल्स की स्टडी की है पीछे के चैप्टर्स में या पिछली क्लासेज में, उनसे ये डिफरेंट हो गए। आगे हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनको बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक कार्बन चेन होगी जिसको हमने वर्टिकली ड्रॉ कर रखा है। 3 to 7 कार्बन्स की वो चेन होगी जिसमें से हमने C1 C2 C3 C4 ड्रॉ कर रखा है और उसके बाद में वो और आगे 7 कार्बन तक या 6 कार्बन तक हो सकती है। हमने लिखा है C1 और C2 पर कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। OH on all और most other कार्बन एटम्स, बाकी जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनमें से सभी पर या मोस्ट ऑफ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है। अब देखिए, हमने कहा है कि कार्बोनिल एट C1, यदि कार्बोनिल ग्रुप C1 पर होगा तो वो एल्डिहाइडिक समूह होगा और इस केस में इन्हें हम एल्डोज कहते हैं। If carbonyl group is attached on C2 carbon, then this one is a ketone and these are known as ketones। अब हमने यहाँ नीचे इनको
दो समराइज्ड पॉइंट लिख रखे हैं। मोनोसेकेराइड्स विद एन एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप एट C1 आर कॉल्ड एल्डोजेस एंड मोनोसेकेराइड्स विद ए कीटोन कार्बोनिल ग्रुप एट C2 आर कॉल्ड कीटोजेस। नेक्स्ट हमें जब इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स के, तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो मोनोसेकेराइड्स का नोमेनक्लेचर होता है वो 2 पॉइंट पे बेस्ड होता है। फर्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है, और सेकंड है जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास में एल्डिहाइडिक है या कीटोनिक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम उसके बाद में सफिक्स के तौर पर कार्बोहाइड्रेट में ओज जो वर्ड है उसका यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, वो इमेजिन करो आपकी 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और ऐसे 7 भी हो सकते हैं। लेकिन हमने मोटा तौर पर 3 केसेस को यहाँ पर लिया है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास 4 है और उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप है, तो उस केस में उसका नाम एल्डोटेट्रोज होगा। एल्डो जो हमारे पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके लिए हमने काम में लिया। टेट जो वर्ड है टेट्रा शब्द से निकल कर आया है, यानी 4 कार्बन, और ओज हमें लगाना है या सफिक्स के रूप में। इसी प्रकार कीटोनिक हो तो कीटोटेट्रोज होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 हो, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो उसका नाम एल्डोपेंटोज होगा, और कीटोनिक ग्रुप हो और 5 कार्बन हो तो कीटोपेंटोज होगा। इसी प्रकार कार्बन एटम्स की संख्या 6 हो, हमारे पास में जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है, तो उस केस में उसका नोमेनक्लेचर एल्डोहेक्सोज होगा। और ऐसे ही अगर कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है, साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, तो उसे कीटोहेक्सोज नाम हम देते हैं। तो ये इनका सिंपल सा नोमेनक्लेचर करने का हमारे जो बेसिक स्तर तक है वो ये हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास डी ग्लिसरेल्डिहाइड है जो कि एक एल्डिहाइड है, यानी एल्डोज है। हमें पता है डी और एल नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, और अब भी आप देख सकते हो कि कार्बन पर जो लास्ट हमारे पास कायरल कार्बन है उस वर्टिकल चेन के अंदर, उसमें जो H और OH ग्रुप की पोजीशन है उनको हमने हॉरिजॉन्टली लगा रखा है। उनकी पोजीशन के बेसिस पे हम D और L नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ हमारे पास OH ग्रुप है, वो राइट हैंड साइड में है तो D होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो L होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंपल कीटोन है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि एक कीटोन है और इसको हम कीटोज कहते हैं। इसको हम सिंपल कीटोन तो नहीं कह सकते क्योंकि सिंपल कीटोन में तो केवल कार्बोनिल ग्रुप होगा। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हैं, तो ये कीटोज है। इसी प्रकार हमने डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को यहाँ शो कर रखा है। डी ग्लूकोज के अंदर आप देख रहे हो कि जो लास्ट कार्बन एटम है उससे जस्ट पहले वाला जो कि क्या है, हमारे पास कायरल सेंटर है, उस पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में SID फ्रक्टोज में है, तो ये दोनों D हो गए DL नोमेनक्लेचर में। तो डी ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है जिसमें फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है और ये एल्डोज है। उसी प्रकार जो डी फ्रक्टोज है वो एक कीटोज है, उसमें जो कीटोनिक समूह है वो C2 कार्बन पर अटैच है। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं, हमने कहा कि हम जो हेक्सोज हैं जिनको हमने एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज में डिवाइड किया था, इसमें हमारे यहाँ जो कोर्स में है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होंगे। हमको स्टडी ग्लूकोज और फ्रक्टोज की करनी है, तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो C6H12O6 है, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, C6H12O6। इस प्रकार ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं
दोनों में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए, क्योंकि एक में एल्डिहाइडिक समूह है, एक में कीटोनिक समूह है, और रिजियो आइसोमर भी ये हो गए। देखो जो ग्लूकोज है उसको हम ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ब्लड शुगर या डेक्सट्रोज के नाम से भी हम ग्लूकोज को जानते हैं। और इसी प्रकार जो फ्रुक्टोज है हमारा, उसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्वीटेस्ट शुगर होती है। अब हम इनमें कायरल सेंटर की बात करें तो देखिए आप, ग्लूकोज में C2, C3, C4, C5 4 कायरल सेंटर हैं, जबकि फ्रुक्टोज में हमारे पास C3, C4 और C5 3 ही कायरल सेंटर हैं। अब जब इसमें 4 कायरल सेंटर हैं तो टोटल स्टीरियोआइसोमर कितने होंगे? 16 होंगे, 2⁴। और फ्रक्टोज के केस में 3 कायरल सेंटर होने पर टोटल स्टीरियोआइसोमर्स की संख्या है वो 2⁻³ = 8 होगी। जब हम इनमें पेयर ऑफ इनेंशियोमर की बात करते हैं तो ग्लूकोज के केस में वो संख्या 8 होगी, स्टीरियोआइसोमर्स में हमको की हाफ होगी। और इसी प्रकार जो फ्रक्टोज है उसमें जो पेयर ऑफ इनेंशियोमर है उनकी संख्या है वो 4 होगी। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात करते हैं, तो जो हमारे पास एल्डोहेक्सोस है उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स की संख्या 16 है। और इसी प्रकार कीटोहेक्सोस जो है उसके अंदर हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स की संख्या 8 होगी। ये यहाँ पर गलती से 16 लिखा गया है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने मोटा मोटी जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कुछ बेसिक देखा और उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये सब पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया है, ग्लूकोज के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए शुरू होने वाला है। थैंक यू।